बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले चैप्टर 19 को डिस्कस करेंगे। ये एटॉमिक न्यूक्लियस का चैप्टर है। एटॉमिक न्यूक्लियस का चैप्टर है ये। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जिन एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं जिससे पेपर में एमसीक्यूज़ बनते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फ़र्ज़ करें कि ये एक एलिमेंट है Na1123। इसमें बताइए कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। इसे हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। और ये एटॉमिक मास है। सॉरी, इसे हम लोग चार्ज नंबर बोलेंगे। मास नंबर नहीं बल्कि चार्ज नंबर बोलेंगे। ये मास नंबर है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे आप? मास नंबर में से यानी इसमें से चार्ज नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 23 में से 11 माइनस कर देंगे। ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। ये जो क्वांटिटी है 11, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक मास एटम का वो मास होता है। एटॉमिक मास एटम का वो मास होता है जो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हैं। एटॉमिक मास का जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU। आपने पढ़ा है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन MCQ का बनता है वो ये कि इफ़ 1 AMU इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन हाउ मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। तो याद रखिएगा 1 AMU को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट उस मास को कहते हैं। मास डिफेक्ट को हम लोग मास डेफिसिट भी बोलते हैं। मास डेफिसिट भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड ये जो ऑर्बिट्स हैं सारे, ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इन ऑर्बिट का जो मास होता है, एटम में ऑर्बिट्स का जो मास होता है, उस मास को मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट कहते हैं। मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट कहते हैं। और मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर में हम आपको मास डिफेक्ट दे देंगे, मास डिफेक्ट दे देंगे, गिवन देंगे। मास डिफेक्ट गिवन देंगे, ये गिवन होगा। और हम आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछेंगे। हम आपसे क्या पूछेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी।
स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी आप निकालेंगे कैसे, दो ऑप्शन है। अगर मास AMU में गिवन है, किस में गिवन है, AMU में, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। मास डिफेक्ट को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इससे एनर्जी आपको मिल जाएगा दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लिखना चाहेंगे तो मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। और अगर जूल में ऑप्शन हो, जो कि एम कैट वालों में पॉसिबल नहीं है, ई कैट वालों में पॉसिबल है, अगर जूल में आंसर हो तो इसको 1.6 पावर -19 से ज़रा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जूल में आ जाएगा। यानी ये किसी भी ऑप्शन में, किसी भी यूनिट्स में आंसर्स गिवन हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स कि अगर मास केजी में गिवन हो, मास किस में गिवन हो, केजी में, तो अगर मास केजी में गिवन है तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट और इनटू सी स्क्वायर। ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है और इसकी वैल्यू याद करके रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो इससे जब आप मास डिफेक्ट गिवन होगा, वो मास डिफेक्ट आप यहाँ पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो एनर्जी जो है वो यहाँ से जो एनर्जी मिलेगा वो डायरेक्ट जूल में। और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो 1.6 पावर -19 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो 1.6 पावर -19 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसे मेगा में लाना हो तो 10 की पावर 6 से मज़ीद डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये मेगा में आ जाएगा, दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको मैंने दी है, ये इन्फॉर्मेशन, इससे न्यूमेरिकल टाइप के MCQs बन सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोग एक काम ये करेंगे कि 9th में मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ज़रा सुन लीजिएगा पहले। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या अबव 82 होता है, इन एलिमेंट का रिएक्शन, अगर इनका रिएक्शन एयर से हो जाए तो ये सब्सटेंस इनविजिबल वेव्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किस में, इनविजिबल वेव्स में। ये जो इनविजिबल वेव्स होती हैं इसे हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि सॉलिड सब्सटेंसेस का, न्यूक्लियस का इनविजिबल वेव्स में कन्वर्ट होना, रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होना, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आप लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था कि लेड का एक ब्लॉक लिया था और लेड के ब्लॉक में आप लोगों ने एक कैविटी फॉर्म की थी।
यहाँ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था, यहाँ से एनर्जी रेडिएट होती है। यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रखा था, और यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट था जिसका टर्मिनल था माइनस प्लस न्यूट्रल। और जब ये रेडिएशन, ये रेडियो वेव्स मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है तो 3 हिस्सों में टूट गया था, राइट, लेफ़्ट और सीधे, जिसे आप लोगों ने अल्फ़ा, बीटा और गैमा का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी के जो नोट्स आपके पास होंगे उसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ ज़रा रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो थ्योरी पेपर से आप लोग अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना हो रहा है, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया, ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है, यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये लेड का ब्लॉक है, यहाँ से रेडिएशन हो रही है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये 3 हिस्सों में टूट गया। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। जैसे अगर फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर आपने यूरेनियम रखा है 92, 235, तो अगर आपने यहाँ पे 100 ग्राम यूरेनियम यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यूरेनियम के इतने सारे न्यूक्लियस होंगे कि उसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ये न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है लाइट में। जब न्यूक्लियस लाइट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीके प्रोसेस। डीके प्रोसेस, सॉलिड सब्सटेंस का लाइट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीके प्रोसेस। डीके प्रोसेस को नॉर्मली डेल्टा एन से लिखते हैं, और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ डीके प्रोसेस। स्टूडेंट याद रखिएगा कि रेट ऑफ डीके प्रोसेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे डीके का प्रोसेस इतना ज़्यादा होगा। और इस रिलेशंस को कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डीके प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेट ऑफ डीके प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीके प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी। रेट ऑफ डीके प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्टिविटी। ए से लिखते हैं, और ए का यूनिट याद रखिएगा, यूनिट इसे कहते हैं, यूनिट को कहते हैं डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ये इसका यूनिट है। स्टूडेंट, इस चैप्टर से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड ही एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के, और ये एक्टिविटी मालूम करने का फॉर्मूला होता है। लैम्डा को कहते हैं डीके कांस्टेंट। लैम्डा को क्या कहते हैं? डीके कांस्टेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो माइनस का साइन है ये बताता है कि एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, एक्टिविटी डिक्रीजेस। माइनस का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोसेस होगा एक्टिविटी कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज़ बनते हैं। जब आप इसको न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिविटी का आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, A = लैम्डा एन। नेगेटिव का साइन यूज़ मत कीजिएगा। एक्टिविटी है, लैम्डा डीके कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें कोई भी 2 वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, एक ये बताइए कि रेडियो एक्टिव फिनोमेना में जब रेडियो वेव्स बनती हैं तो इसके लिए न्यूक्लियस का इस्तेमाल होता है। वो न्यूक्लियस जो रेडियो वेव्स बनने में इस्तेमाल हो जाती हैं
वो न्यूक्लियस जो रेडियो वेव्स बनने में इस्तेमाल हो जाती हैं, वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना में जो न्यूक्लियस रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोसेस में यूज़ हो जाता है, वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है, n0e⁻⁻λt। n0 ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ये वो न्यूक्लियस है जो प्रोसेस में यूज़ हुआ, न्यूक्लियस which is used in process, which is used in process, ये वो न्यूक्लियस है जो प्रोसेस में यूज़ हुआ। लैम्डा डी के कांस्टेंट है, टी टाइम है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है तो टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा, टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा जब रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यानी टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा जब रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाए, रेडियो एक्टिविटी में हिस्सा ले ले, तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है उसे कहते हैं हाफ लाइफ। टी हाफ से लिखते हैं और टी हाफ मालूम करने का फॉर्मूला याद रखिएगा 0.693/λ होता है। इससे भी न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लैम्डा दे देंगे, हाफ लाइफ पूछ लेंगे, हाफ लाइफ दे देंगे, लैम्डा पूछेंगे। लैम्डा का यूनिट याद रखिएगा, ये होता है सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट इसमें एक एमसीक्यू इस तरह का पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा। हम आपसे कहेंगे कि आपके पास 100 ग्राम का एक सैंपल है, 100 ग्राम का एक सैंपल है। इसकी हाफ लाइफ 2 डेज है, 2 दिन है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 2 दिन है। हम पूछेंगे कि आफ्टर 6 डेज कितना सैंपल लेफ्ट रहेगा, सैंपल कितना बच जाएगा, सैंपल कितना बचेगा। 100 ग्राम का सैंपल है, हाफ लाइफ 2 दिन है, तो 6 दिन के बाद कितनी क्वांटिटी बच जाएगी। तो ये मालूम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, ज़रा सुनिएगा। यानी हाफ लाइफ 2 दिन है, तो 2 दिन के बाद क्वांटिटी कितनी बचेगी? टोटल का हाफ, यानी 100 डिवाइड बाई 2, 50 ग्राम। अच्छा, लेकिन हमें 6 दिन चाहिए, तो एक और हाफ लाइफ इसमें ऐड कीजिएगा। अब 2 दिन एक और हाफ लाइफ ऐड किया तो ये हो गया 4 दिन। 4 दिन के बाद जो क्वांटिटी पहले हाफ लाइफ के बाद बची है, इसका भी आधा बचेगा, यानी 50 डिवाइड बाई 2, यानी 25 ग्राम। एक और हाफ लाइफ लीजिए, यानी 2 दिन और ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 डेज। अब कितना बचेगा? जो टोटल बचा हुआ है सेकंड हाफ लाइफ के बाद, इसका भी आधा बचेगा, 25/2, यानी 12.5 ग्राम लेफ्ट रहेगा। और ये इस तरह का एमसीक्यू पेपर में बहुत पूछा जाता है। इस मेथड को, इस इंफॉर्मेशन को लाजमन याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स।